गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन में। मनी मॉर्निंग में मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खबरों का सफर। आज हम शुरुआत करेंगे बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीम के साथ जो जल्द बंद होने जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक की सीमित अवधि वाली स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है। दोनों ही बैंक स्पेशल स्कीम पर ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं। एसबीआई की अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम और आईडीबीआई की अमृत महोत्सव स्कीम 15 अगस्त को बंद हो जाएगी। एसबीआई की अमृत कलश एफडी की अवधि 400 दिन है, जबकि आईडीबीआई की अमृत महोत्सव स्कीम की अवधि 375 दिन है। अगर आप टमाटर के जल्द सस्ता होने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। थोक व्यापारियों ने आने वाले दिनों में टमाटर का भाव 300 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका जताई है। टमाटर की आवक कम होने से इसके थोक दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर इसकी खुदरा कीमतों पर भी देखा जा रहा है। भारी बारिश के कारण टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है। हिमाचल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस समय खूब बारिश हो रही है। इस वजह से वहां से आने वाली सब्जियों में काफी वक्त लग रहा है। क्या आपका एसबीआई में लॉकर है तो इस खबर को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एसबीआई के सभी लॉकर धारकों को अपनी बैंक ब्रांच में जाकर 30 सितंबर तक नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा गया है। ऐसा ना करने पर आपको परेशानी हो सकती है। बैंक में ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए नया रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इस नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर सभी लॉकर ग्राहकों को साइन करना जरूरी है। आपकी डिजिटल जानकारी चुराना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। सरकार ने संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया है। अगर कोई कंपनी नागरिकों की डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उनको सुरक्षित रखने में विफल रहती है, तब उन पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। नए बिल में डेटा के रखरखाव और प्रोसेसिंग करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। इसमें भारतीय व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है। ई कॉमर्स कारोबार में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार अगले 2 हफ्तों में ई कॉमर्स के लिए नई नीति को पेश कर सकती है। इस नीति का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इसमें सभी के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी को सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर अनिवार्य बनाया जा सकता है। अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए भी इसमें कई प्रावधान हो सकते हैं। फ्लैश सेल पर लगाम लगाने के लिए भी कुछ कठोर नियम भी इस नीति में हो सकते हैं। महंगा होने की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद पाने वालों के लिए अब ये अगली खबर है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भुगतान सुरक्षा प्रणाली लेकर आएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा फेम 2 योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी जारी रहेगी। भुगतान सुरक्षा प्रणाली के तहत कंपनियों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। 5G का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब ये हमारी दूसरी खबर है, जो कि अच्छी खबर है। रिलायंस जियो ने सभी सर्कल में 5G नेटवर्क स्थापित कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि अब वह सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप परीक्षण के लिए तैयार है। परीक्षण में सफल होने पर रिलायंस जियो को 5G सेवाओं की शुरुआत करने की अनुमति मिल जाएगी। रिलायंस जियो समेत सभी दूरसंचार कंपनियां 5G सेवाओं का नेटवर्क स्थापित करने में जुटी हुई हैं और अभी ये परीक्षण के दौर से गुजर रही हैं। लैपटॉप, टैबलेट खरीदने में आपको परेशानी हो सकती है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर रोक लगा दी है। ये रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है, क्योंकि अभी अधिकांश लैपटॉप और टैबलेट चीन से आयात हो रही हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों की जानकारी को सुरक्षा संबंधित जोखिम हो सकते हैं। सरकार के इस कदम से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अगले हफ्ते आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू होने जा रही है। उससे पहले कई अनुमान सामने आने लगे हैं। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी केंद्रीय बैंक रेपो दर को यथावत रख सकता है। कर्ज की मांग स्थिर बनी रहने से आरबीआई रेपो दर बढ़ाने से बच सकता है। अगर रेपो दर बढ़ती है तो इसका नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर पड़ेगा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों पर टैक्स कैसे लगेगा, अब ये तय हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने बताया कि टैक्स का निर्धारण खिलाड़ी की तरफ से जमा या भुगतान की गई राशि पर आधारित होगा। पिछले गेम से जीती गई राशि को दोबारा दांव पर लगाने पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए कि कोई 1000 रुपए का दांव लगाता है और वह 300 रुपए उसमें जीतता है, फिर वही व्यक्ति 1300 रुपए का दांव लगाता है, तब जीएसटी जीती गई राशि पर नहीं लगेगा।
अब चलते चलते आपको बताते हैं सोने चांदी का क्या हाल है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी और सस्ते हो गए हैं। पिछले 2 दिन में कीमती धातु की कीमतों में गिरावट आ रही है। सोना 150 रुपये सस्ता होकर 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 1700 रुपये लुढ़क कर 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में गिरावट आने से घरेलू बाजार में भी असर पड़ रहा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां पर आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मनी 9 की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।